यहाँ पे पहला जो खंड है इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, विषम परिस्थितियों में अमीबा जो है पुष्टिकृत कौन सी प्रक्रिया द्वारा बीजाणु अमीबाभ उत्पन्न करता है? तो वो जब आपका विषम परिस्थिति होती है तो द्विखंडन में करता है, अगर अनुकूल परिस्थिति होती तो बहुखंडन में करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाइनरी फिजन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पैरामिड जो है उल्टी अवस्था में होता है? तो होता है जय मात्रा समुद्री पैरामिड, ठीक है, ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, बायोमास ओशियन पिरामिड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे हेपेटाइटिस ए, जो यकृत शोथ ए और यकृत शोथ बी दोनों के दोनों यौन संचारित रोग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक समीम केंद्रिकी और सुकेंद्रिकी जीव के डीएनए संरचना में हिस्टोन प्रोटीन में निम्न में कौन से अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो वो अमीनो अम्ल जो होता है वो होता है हमारा लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है, सा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस चौथे क्वेश्चन में। इसके बाद आते हैं हम पांचवें प्रश्न पे। पांचवें प्रश्न में पूछा क्या गया है आपसे, निम्न में से कौन सा पदार्थ या पादप उत्पाद विभ्रम उत्पन्न नहीं करता? तो वो है आपका मॉर्फिन, ठीक है, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, मॉर्फिन इज द राइट आंसर। बाकी तीनों के तीनों जो है भ्रम उत्पन्न करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन से वैज्ञानिकों को पेनिसिलिन की खोज एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि करने पर नोबेल पुरस्कार जो है मिला? तो सम्मिलित रूप से जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, हार्वर्ड को और अर्नेस्ट चैन को, तीनों को सम्मिलित रूप से जो है पुरस्कार मिला था। तो अ ब स सभी सही है, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां प्रश्न, कौन से सूक्ष्म जीव से प्लाज्मिड प्रयोग करके पुनः जो है प्रथम पुनर्नियोजित डीएनए का निर्माण किया गया था? तो वो कौन सा था? तो यहाँ पे हमारे को जो आंसर लिखना है वो बिल्कुल हम सही लिखेंगे, तो वो था आपका साल्मोना टाइफिफ्यूरियम, ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपका आठवां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है बैसिलिस थुरिनजिएंसिस की कौन सी जीन से प्राप्त प्रोटीन से मक्का छेदक को नियंत्रित किया जाता है? तो वो है क्राई1AB, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्राई1AB, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अंतिम एमसीक्यू, इसमें पूछेगा वर्ष 1992 में जैव विविधता पर ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो जी डनेरियो में हुआ था, ठीक है, तो स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, रियो डी जनेरियो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, डैश में पुष्प रंग की वंशागति खालिस्तान प्रभाविता को दर्शाता है? तो इसको स्वान पुष्प बोलते हैं, ऐसे इस तरह भी लिखते हैं स्वान, ठीक है, इस तरह से भी लिखते हैं, तो स्वान पुष्प बोलते हैं, जिसको आप डॉग फ्लावर इंग्लिश में बोल सकते हैं। और इसमें वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दर्शाती है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको भरने होंगे, इस तरह से ऑप्शंस नहीं आएंगे, आपको अपने याद किए हुए हिसाब से ही भरना होगा। इसके बाद डैश ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांग पथ में मौजूद विशिष्ट रिसेप्टर से बंध जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपियोड ड्रग्स, यानी कि नशीले पदार्थ, ओपियोड्स ड्रग्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए सन 1987 में एक अंतरराष्ट्रीय संधि पारित की गई थी, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड के परिस्थिति के विधिक पॉल एहरलिख द्वारा खालिस्तान परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी, तो वो थी रिवेट पोपर परिकल्पना, ठीक है, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ऐसे दो जीवों के नाम लिखने हैं जिसमें बाह्य निषेचन होता है, तो आपका मछली है, मेंढक है, ठीक है, स्टार फिश है, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद जो है गिफ्ट और ICSI का नाम लिखना है, तो गिफ्ट जो होता है जायगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर होता है, और जो है ICSI होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, तो दोनों के आप नाम लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछेगा, उन वैज्ञानिकों के नाम बताओ जिन्होंने लक्षणों की वंशागति संबंधित मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की? तो वो थे ह्यूगो ड्रिविज, या केवल आप ड्रिविज भी लिख सकते हैं, कारेंस भी लिख सकते हैं और शेरमार्क भी लिख सकते हैं। केवल ये तीन जो मैंने अंडरलाइन की है, केवल आप सरनेम भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर पूरा पक्का 100% सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुवांशिक कूट AUG के दो कार्य लिखना है, तो एक प्रारंभिक कूट के राप में ये जो है ये AUG जो है यह एक प्रारंभिक या प्रारंभ प्रकूट के
प्रकूट के रूप में कार्य करता है तथा मिथियोनीन का कूट लेखन भी करता है। दोनों चीजें यहाँ पे मैंने एक साथ लिख दी है। इसके बाद में मुक्त जीवी एवं सहजीवी सजीवों के दो उदाहरण देना। एजोबैक्टर है, राइबोजियम है जो आपका मुक्त जीवी में आ जाता है, ठीक है, मुक्त जीवी को आप इस तरह से, और सहजीवी में जो है आपका एजोस्पिरिलम और उसके बाद में माइकोराइजल आता है, ठीक है। तो ये दोनों है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सहजीवी का बता दिया, यहाँ पे मुक्तजीवी का अलग अलग मैंने लिख दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के उस संगठन का नाम बताएं जो जीव अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता पर जो है निर्णय लेता है। तो उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जिसको GEAC के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तुंगता बीमारी कौन से क्षेत्रों में होती है और इस बीमारी का एक कारण लिखना है। तो तुंगता बीमारी जो है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में होती है और इस बीमारी का कारण जो है ऑक्सीजन का कम आंशिक दाब है। सिंपल वर्ड में अगर आप इस ऑक्सीजन के कम आंशिक दाब को नहीं समझ पाए तो अर्थात जब ऊंचाई पर जाते हैं तो कम मात्रा में ऑक्सीजन के तेजी से संपर्क में आने के कारण यह होता है। तो मैंने इसका जो है समझाते हुए जो है ऑक्सीजन का कम आंशिक दाब क्या होता है उसको अगर कई बच्चे नहीं समझते हैं तो वो ये ब्रैकेट वाला जो चीज है इसको देख लेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है नोट करते जाएं। इसमें बायो मैग्निफिकेशन के को परिभाषित करना है। बायो मैग्निफिकेशन को परिभाषित करना बहुत सिंपल सा है। विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और उनके हमारे शरीर में सांद्रित होना यानी मिल जाने की प्रक्रिया जो है जैव आवर्धन कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है शुक्र जनन और अंड जनन का आरेखीय चित्र बताना है। तो देखो यहाँ पे मैंने चित्र बनाया हुआ है, ये हिंदी मीडियम के लिए चित्र है तो इस तरह का ये आपको चित्र बनाना होगा। हालांकि ये 1.5 नंबर के हिसाब से चित्र नहीं है, लेकिन जब भी आपको 1.5 नंबर का क्वेश्चन दिएंगे तो इसमें 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो 2 से 3 नंबर के लिए प्रिपेयर रहें, भले ही आपको 1.5 नंबर एग्जामिनर देगा। तो आपको जो आंसर देना होगा वो लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बना देना है। इसका इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो ये डायग्राम बना देंगे, आपके बुक में भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछेगा पुरुष की सहायक नालिकाओं के नाम लिखने हैं, कार्य लिखने हैं। तो वृषण जालिका जो होती है ये शुक्राणुओं को शुक्रजनन नलिकाओं के वास इन्फ्रेंशिया तक लाती है, ठीक है। और वास इन्फ्रेंशिया यानी कि शुक्र वाहिकाएं जिसको बोला जाता है या अपवाहक नलिकाएं बोला जाता है, अधिवृषण तक शुक्राणुओं को पहुंचाती हैं। और अधिवृषण जो है वो इसको बोलते हैं एपिडीमिमस जो है ये शुक्राणु जो है यहाँ पे परिपक्व यानी कि एडल्ट होते हैं। कहते हैं ना कि कोई चीज कच्चा होता है तो पकता है और उन्हें शुक्रवाहक यानी कि वास डिफरेंसिया तक पहुंचाया जाता है। और शुक्रवाहक जो होता है जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं शुक्राणुओं का जो है वहन करता है और मूत्र मार्ग से बाहर स्थानांतरित कर देता है। तो ये है इसके क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। इसके बाद में ये जो है आपका सहायक नलिकाओं की बात करिए और ग्रंथि। देखो मैंने बताया 1.5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपको देखने को लग रहा होगा, पहचान भी लिया होगा आपने। तो ग्रंथियों के नाम और कार्य बताने हैं। तो यहाँ पे नलिकाओं के बताया था, ग्रंथियों में प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है। इसका स्त्रावण से शुक्राणुओं को जो है सक्रिय बनता है और वीर्य का स्कंदन से रोकता है। उसके बाद में जो है काउपर ग्रंथि, तो ये क्या है, इसका स्त्राव जो है शीशन के स्नेहन में सहायता करता है और मूत्र मार्ग की अम्लता को जो है उदासीन करता है, न्यूट्रल करता है। और शुक्राशय से जो है तो इसको सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। तो ये जो है इसमें शुक्राणुओं का पोषण होता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर, कार्य और नाम लिखते जाएंगे। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो आप आराम से नोट कर सकते हैं। मैंने कहा जैसे कि 1.5 नंबर के क्वेश्चंस नहीं है, ये थोड़े से ज्यादा नंबर इसमें देने चाहिए थे। मेंडेलिय विकारों के कोई 3 उदाहरण लिखते हुए इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मेंडेलिय विकार में हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है और थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। किसी एक के बारे में आपसे पूछा है तो मैंने थैलेसीमिया के बारे में लिख दिया है। तीनों को आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र आव्यूह के नियम को पैनेट वर्ग आकार बना के समझाना है। तो जब 2 लक्षण एक साथ लेकर के संकरण कराया जाता है, ध्यान रखना 2 लक्षणों को जब एक साथ लेकर के संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन जो है जो भी युग्मक बनेगा उसमें अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण जो है प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। यही स्वतंत्र आव्यूह का नियम कहलाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है और इसके बाद में ये डायग्राम है। स्वतंत्र आव्यूह का नियम जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे YYR R और YYR है तो यहां से जो इसका Y है ये Y आ जाएगा। इसमें से दोनों देखो, यहां से Y है तो यहां से एक Y आया और यहां से R है तो एक R यहां से आया। इसी तरह से 2 Y यहां पे छोटे वाले हैं तो एक Y स्मॉल वाला आ जाएगा और एक स्मॉल R यहां से आ जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र रूप से एक एक आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों आ गए, अब इन दोनों को मिलाकर के ये तीसरा जो आप देख रहे हैं ये बन जाएगा। तो YR, ये कैपिटल Y, देखो कैपिटल Y कैपिटल R है और यहाँ पे देखो स्मॉल
वाई और स्मॉल आर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या लिख दिया कि वाई वाई और आर आर, इस तरह से ये जो है बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस डायग्राम को समझ चुके होगे, मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर दिया उसी तरह से डबल में से एक आएगा, इस डबल में से एक आएगा, इस डबल में से एक आएगा, इस डबल में से एक आएगा, यानी कि अगर आप देखें तो इस डबल में से एक आएगा, ठीक है, इस डबल में से एक आएगा। ठीक है, तो वही चीज जो है यहाँ पर बताई जा रही है कि सॉरी यहाँ पे आर आ गया, तो वाई आर आ गया, तो वाई आर देख रहे हो आप, और वाई आर ऊपर भी आ जाएगा। इसी तरह से छोटे वाले में से एक वाई जो है आपका छोटा आ जाएगा, एक आर जो है बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहेगा। इसको तो आपको स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट, और इसका रेशियो ध्यान रखना 9331 होता है। इसके बाद में अपसारी विकास और अभिसारी विकास में अंतर आपको बताना है। अपसारी विकास का अंतर क्या है और अपसारी में क्या है, इसका उदाहरण भी आपको देना है। ठीक है, तो उदाहरण नहीं बोला है, लेकिन उदाहरण आपको देना है। यह पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है, पर्यावरण के कारण होता है। और ये प्रजाति की बाहरी संरचना, जो इस प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं उनकी बाहरी संरचना जो है भिन्न हो सकती है, लेकिन आंतरिक संरचना जो है वो पूर्वजों के समान होती है। जैसे चिड़िया हो गया, चमगादड़ हो गए, तितली हो गई, इनमें सभी में क्या है, पंख है ना, कॉमन चीज। अभिसारी विकास की बात करें, यह प्रवास और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण होता है। ठीक है, ये प्रवास के कारण भी होता है और पर्यावरण परिवर्तन के कारण। ये जो है बाहर से और साथ ही साथ अंदर से दिखने में भी भिन्न होते हैं। जैसे कुत्ता, लोमड़ी और भेड़िया, तीनों को देखोगे तो है तो कुत्ते जैसे ही, लेकिन देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा कुत्ता है, कौन सा लोमड़ी है, कौन सा भेड़िया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहां से, इसमें मानव के उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी जो है आपको लिखनी है। तो होमो सेपियंस प्रजाति जो है मानव की है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे प्रमुख प्रजाति 7 मिलियन से अधिक वर्षों के विकास का परिणाम है। और मानव विकास के निशान जो है जीवाश्म रिकॉर्ड और रूपात्मक और शारीरिक और भ्रूण संबंधी अध्ययनों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। और मनुष्य प्राइमेट श्रेणी के होमिनिडे परिवार से संबंधित है। और मानव और वानर एक ही क्रम के हैं। समय बीतने के साथ साथ उनके पूर्वज जो है विकसित होते गए और अधिक से अधिक जो है भिन्न होते गए। ठीक है, इसलिए हम जो है अलग दिखते हैं। माना जाता है कि मनुष्यों के पहले पूर्वजों की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में मानी जाती है, अंततः यूरोप, एशिया और दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गए। तो इस पर संक्षिप्त छोटी सी टिप्पणी लिख रही थी, 1.5 नंबर के हिसाब से बहुत है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन यहाँ पे उतार लेंगे। इसमें जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गौ पशुओं में भ्रूण आंतरण जो होती है, यानी कि जो उनको क्या कहते हैं, हम मल्टीपल ओवल्यूशन करते हैं एम्ब्रायो ट्रांसफर करके, तो वो जो संक्षिप्त में उसको वर्णन कर देना है, इसका एक उपयोग भी बताना है। तो इसको बोलते हैं MOET, यानी मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। वह तकनीक है जिसमें जानवरों में कई अंडे निषेचित किए जाते हैं और भ्रूण को जो है 7वें दिन बिना किसी सर्जरी के, विदाउट ऑपरेशन जो है एकत्रित या निकाल के रख लिया जाता है। और यह भ्रूण उत्पादन का पारंपरिक तरीका और मवेशियों में इसका अभ्यास जो है किया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। और उपयोग क्या है, MOET का प्रयोग जो है आपका क्या होता है, इसको आनुवांशिक रूप से फिट गायों से एक से अधिक संतान पैदा करवाना होता है। जबकि आप जानते हैं गाय भैंस जो होती हैं, ये पशु केवल एक साल में एक ही संतान देते हैं। तो इसमें आप एक साल में अधिक संतान भी उत्पन्न करवा सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक संकरण किसे कहते हैं। ठीक है, कायिक संकरण किसे कहते हैं और इसका एक उदाहरण देना है। तो पादपों की 2 भिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर के संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है, जो आगे चल करके नए पादप को जन्म देते हैं। यह संकर कायी संकर कहलाता है। ठीक है, और यह प्रक्रम जो है कायिक संकरण कहलाता है। क्लियर हुआ? तो ये अपना सिंपल सा डेफिनेशन दे देना है। अथवा जो है 2 प्रोटोप्लास्ट का संलयन कायिक संकरण कहलाता है। तो इतना छोटा सा लिखोगे तो 1.5 नंबर तो देगा नहीं। मैंने फिर भी आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। जैसे टोमेटो प्लस पोटैटो मिलाकर के पोमेटो बना दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आप इंग्लिश में यहां से नोट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के उपक्रमों एंजाइमों के नाम लिखते हुए आरेख चित्र बताना है। तो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में प्रयुक्त प्राइमर का नाम जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA न्यूक्लियोटाइड है, और जो एंजाइम होता है उसको टेक पॉलीमरेज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने नाम लिख दिया जो क्वेश्चन में पूछा है। और चित्र जो है आपको इस तरह से बनाना होगा। आपके बुक में ये चित्र है, आप देख सकते हैं। इस तरह का चित्र जो है आपको हिंदी मीडियम के लिए, और यहाँ पर नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो ये है इंग्लिश मीडियम का। बुक से आप जरूर कंसल्ट कर लेना अपने डायग्राम को। PDF मैंने बताया कि PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे आंसर के PDF के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो प्रतिबंध एंटी न्यूक्लियोज एंजाइम किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण लिखने हैं आपको, और बताना है DNA की कौन सी जगह जो है इससे पहचान जाता है। तो ठीक है ना, तो देखो, प्रतिबंधित न्यूक्लियो एंजाइम का एक वर्ग है जो DNA अणुओं को जो है खंड में काटता है, टुकड़ों में बांटता है। ठीक है, ये चीज हमारे एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम या प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं ये बता दिया। इसके 2 उदाहरण जो है आपको बताने हैं।
इसका एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो इकोराई है, हिंड 2 है, हिंड 3 है, ये सारे एग्जाम्पल्स है। इसको आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि डीएनए को कौन सी जगह से पहचानता है, तो ये डीएनए अणु को विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षारको युग्म यानी बेस पेयर का जो है एक विशेष अनुक्रम होता है, वहां पर पहचानते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत किन्हीं 2 जीवों के उपयोग लिखना है, तो ब्रंग बीटल जिसको बोलते हैं, जिन पर लाल और काली धारियां होती हैं, तथा व्याध जो पतंग जिसको ड्रैगन फ्लाई भी बोलते हैं, ये जो है एफिडो तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में लाभकारी होते हैं। और बीटी जो है ये इसका प्रयोग जो है बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। और ट्राइकोडर्मा का उपयोग जो है पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, ठीक है। तीनों का आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख दिए इंग्लिश में। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाहित मल उपचार में द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानी उपचार को संक्षिप्त में समझाना है। बहुत ही सिंपल सा है। द्वितीयक उपचार में क्या होता है, बीओडी को मेंटेन किया जाता है। जब तक बीओडी घट नहीं जाएगी तब तक ये उपचार चलता रहेगा। और इस चीजों को देखने के लिए आप थोड़े से जब अपनी पढ़ाई खत्म करके नौकरी पर जाओगे तो आपको ये चीज जरूर मिलेगी। हर इंडस्ट्री में ये चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका सीवरेज प्लांट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका इंग्लिश वर्जन यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया केवल बीओडी को घटाने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खंड स जो है इसमें पूछा गया है सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इस प्रतिरक्षा के कितने प्रकार के रोध होते हैं। सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, एक प्रकार को अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। और यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होती है। सहज प्रतिरक्षा के 4 रोध होते हैं और ये रोध जो है क, ख, इसके बाद में ग और उसके बाद में घ, ये 4 को आपको लिखना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन लिखते हैं, देखो टॉपर कोई स्पेशल नहीं लिखता है। टॉपर क्या है, बिल्कुल सही तरीके से जितना पूछा जाता है उतना ही लिखता है। उसमें कहानी, रामायण, महाभारत नहीं लिखता। यही बस उसकी खासियत है। ऐसा टॉपर ऐसा नहीं है कि आपसे अलग लिखता है। आप क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा ऐसा सोचने के लिए कि हाँ मेरे को 4 नंबर लेने हैं तो भाई मैं क्या करूं, रामायण लिख दूं। नहीं, रामायण लिखना ही महाभारत है आपके लिए। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता आपकी रामायण पढ़े, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, भले ही छोटा आंसर हो, लेकिन पॉइंट अगर आपने डाल दिए हैं जो उसके आंसर के लिए हैं, तो फिर वो पॉइंट से आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई होगा, पूरे नंबर मिलते हैं। वो 40 शब्द 50 शब्द की अहमियत वहां पे नहीं रह जाती है जब वो क्वेश्चन ही सेटिस्फाई हो चुका है। सहोपकारिता और सजीव प्रजक पादप और अतपोदभिद जो है आपको बताना है। तीनों पे संक्षिप्त छोटा सा उदाहरण, एक उदाहरण देकर के टिप्पणी लिख देनी है। तो सबसे पहले सहोपकारिता पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने बी पोर्शन जो है आपका क्या कहते हैं, सजीव प्रजक पादप, उसके बारे में लिखा है। और अतपोदभिद जो है इसके बारे में बहुत छोटा छोटा लिख दिया। 3 नंबर में 3 लाइन लिख देते हो ना, वही बहुत है। और इसका उदाहरण भी दे रहे हो ना आप, सूरजमुखी है, यहाँ पे कॉर्निया है, इसके अलावा लाइकेन जो है, इन सभी का उदाहरण भी आपको दे देने हैं इस तरह से। इसके बाद जो है देखो, इतना सा कुछ, केवल इतना आंसर लिख रहे हो, 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई नहीं काट सकता। लेकिन वही चीज है कि आपको लिखना जितना है उतना ही लिखें। पारिस्थितिक अनुक्रम किसे कहते हैं, आवास की प्रकृति के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, किसी एक को संक्षिप्त में बता देना है। सबसे पहले आपको जो है इसको बता देना है कि पारिस्थितिक अनुक्रम क्या होता है। तो परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रम कहते हैं। जो भी आपका प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन जो है अनुक्रम कहलाता है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं, इसमें से आपको किसी एक को बताना है। मैंने दोनों बता दिए हैं, 3 नंबर के हिसाब से जो है आप कोई भी एक बता दोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से अपने आंसर को नोट करेंगे। पार्ट जो है डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रतिकरण होता है। यह किसने सिद्ध किया था, तो ये जो सिद्ध किया था वो थे फ्रैंकलिन स्टॉल ने और मैथ्यू मेसेल्सन ने, ठीक है ना। और साथ ही साथ उसके प्रयोगों को विस्तार से जो आपको समझा देना है, तो उसके प्रयोगों को जो है हमने यहाँ पे समझाया है। क पार्ट है इसका, ठीक है। इसके बाद में ख पार्ट है, इसके बाद में आपका डायग्राम जरूर बनाना है भैया, ठीक है। डायग्राम बुक में दिया गया है और फिर भी मैं यहाँ पे डायग्राम शो कर ही रहा हूँ, आप देख पा रहे हो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम है। तो ये डायग्राम छोटा सा जो है, इस डायग्राम को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह का डायग्राम आपको बनाना होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आप करते हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी बताऊंगा। पहले आपके इसको ग पार्ट भी जो है आपको लिखना है। क ख ग 3 पार्ट है इसमें, 4 नंबर के क्वेश्चन हैं ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे इस तरह के। यही पैटर्न रहेगा पूरा का पूरा, न्यू पैटर्न। और ये रहा इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो है यहाँ पे ले लेंगे और साथ ही साथ ये इंग्लिश में जो है आपका आंसर लिख देंगे। बुक में ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है।
थर्ड पार्ट ये रहा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया अथवा बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया को जो है समझाना है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है, पूरा डिटेल आपके सामने है, पहले से स्टार्टिंग से पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में जो है इसमें बोला क्या गया है कि एक जो है आपको चित्र भी बनाना है, तो चित्र बनाते हुए आपको जो है ये चित्र आपको जरूर बना देना है, ठीक है। आपके अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रह जाएगा ये पेपर, ठीक है। तो इसके लिए जरूर आप इसको ढंग से पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से नोट आउट करेंगे, और ये सारा डायग्राम जो जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से आपको करना ही करना है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये पूरा का पूरा उसी हिंदी का इंग्लिश वर्जन है, आप उसको देख लोगे, उसको पढ़ लोगे हिंदी में, तो यहाँ पे इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, एक प्रारूपी आवर्त बीजी पादप में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए परिपक्व भ्रूण कोश का आरेख जो है आपको बना देना है। पहले गुरु बीजाणु जनन हम समझा देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो गुरु बीजाणु हो या फिर दूसरा हो, सब में अर्धसूत्री विभाजन जो है होता है, ठीक है। और इसके बाद में स्त्री मादा का युग्म विध, ये भी आपको इसमें समझाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा कंप्लीट उसी में आएगा। तो ये क्लियर करते हुए सारी चीजें इसमें आप नोट डाउन करें और इसको समझें, और इसको लिख करके ये डायग्राम जरूर बनाना है। कंप्लीट डायग्राम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये डायग्राम बनाना है। और इसके बाद जो है आप थोड़ा सा और बात करें तो इसका थोड़ा सा पार्ट जो है रह जाता है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करना है। 2-4 चीजें कम लाइन आपको करनी है, आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। मैंने पूरा डिटेल में सोल्यूशन दिया है, आप कम ज्यादा कर सकते हो। इंग्लिश में जो बच्चे चाहते हैं सॉल्यूशन, वो इंग्लिश में इस तरह से लिख लेंगे जो मैंने यहाँ पे दिया है डायग्राम इंग्लिश में। बुक में भी ये डायग्राम मिल जाएगा, डायग्राम को ध्यान से देख लो, डायग्राम देखते ही आप समझ जाओगे ये कौन सा डायग्राम है। तो बुक से भी आप जो डायग्राम है नोट डाउन कर सकते हो, और इंग्लिश में जो है आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर हो जाएगा। जो जो चीजें इसमें मेन इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा हाईलाइट किया गया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये सब टर्म को आपको ढंग से समझ के रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके और पार्ट की बात करें तो और पार्ट में जो है व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बताने हैं, ठीक है। सॉरी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, 3 नहीं 2 ही होते हैं, और ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देना है। ए बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन ऑफ डिटेल विद एग्जाम्पल एनीवन, है ना। नो राइट नोट इन ब्रीफ एंड एक्सप्लेन एनीवन। 1 की बात हो रही है तो हम 1 को कर देंगे। तो परागण क्या होता है, पराग कोश से परागकणों का फूल की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो है परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण, सेल्फ पॉलिनेशन एंड जो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पर परागण और सॉफ्ट परागण क्या होते हैं। तो परागण का हमने डेफिनेशन बता दी। अब बताते हैं हम कोई भी एक एबायोटिक जो है आपका, एक जल से होता है, एक जो है हवा से होता है। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन मैंने बता दिया, क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों की डेफिनेशन शॉर्ट में लिख दी है। इसके बाद में पौधे जो है परागण के कारक के रूप में 2 अब अजीवीय यानी कि वायु और जल का जो है उपयोग करते हैं, और एक जीवीय प्राणी का कारक भी जो है उपयोग कर सकते हैं। ये तो 2 तो अजीवीय हैं और एक है जीवीय, जिसमें प्राणी मतलब जंतु, जानवर, आदमी, इंसान कुछ भी आ सकता है। और वायु परागण जो होता है, जिसको एनेमोफिली कहते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये इसका नाम है, ठीक है। और इसके 5 पॉइंट में मैंने डिस्क्राइब कर दिया, उदाहरण दे दिया, भुट्टा यानी कि कॉर्न यानी कि मक्का, ठीक है। इसको इंग्लिश में मैंने यहाँ पे समझा दिया है। देखो कोई क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिटेल में लिखना पड़ता है, एग्जामिनर ये तो देखता नहीं है कि आपको छोटा लिखना है बड़ा लिखना है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन दे देता है, उसको डिटेल में हम जैसे जैसे करते हैं उसका आंसर हमें बताना पड़ता है। तो ये 4-5 पॉइंट आप यहाँ पे